नमस्कार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका। मैं हूं अमृता चौरसिया। अगले आधे घंटे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। शुरुआत हेडलाइन से। भारत समेत दुनिया भर में नए साल का आगाज, आतिशबाजी से रोशन रही रात। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप पर आत्मघाती हमला। मुठभेड़ में 5 जवान शहीद, 3 आतंकी ढेर। नौशेरा और पुंछ में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में 1 जवान शहीद। प्रधानमंत्री की युवाओं से नए भारत के निर्माण की अपील। 2017 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में संबोधन। नियमों में बदलाव के बाद मुस्लिम महिलाएं बिना किसी पुरुष अभिभावक के जा सकेंगी हज पर। असम सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का पहला मसौदा किया जारी। 1 करोड़ 90 लाख आवेदकों के नाम शामिल। बांग्लादेश से घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर कदम। फिलिस्तीन ने अमेरिका से वापस बुलाया अपना राजदूत। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता के मद्देनजर उठाया कदम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी प्रस्ताव खारिज होने के बाद के कदमों पर विचार। पूरे देश में लोगों ने आतिशबाजी और जश्न मनाकर नए साल का स्वागत किया। रात के 12 बजते ही आतिशबाजी से आकाश रोशन हो उठा। लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर नए साल की शुभकामनाएं दी। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग 31 दिसंबर की शाम से ही तैयारियों में जुट गए थे। मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और टूरिस्ट स्पॉट्स रंग बिरंगी रोशनी से नहाए हुए थे। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को नए साल की बधाई दी है। और नए साल के मौके पर लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना से नए साल की शुरुआत की। वाराणसी में गंगा आरती से नए साल का आगाज हुआ। इसके अलावा मुंबई, शिरडी समेत दूसरी जगहों पर भी लोगों ने धार्मिक आस्था के साथ नए साल का स्वागत किया। तो 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नए साल का आगाज जो है वो भगवान की उपासना, उसकी प्रार्थना के साथ, ताकि आने वाला जो पूरा वर्ष है वो मंगलमय हो, सभी के लिए खुशियां लाए, पूरी दुनिया के लिए। और इसी विश्वास के साथ लोग गए मंदिरों में, गिरजाघरों में। लोगों ने प्रार्थना की नए साल के सुंदर आगाज के लिए। तो मंदिरों में जाकर लोगों ने पूजा अर्चना की, प्रार्थना की। गिरजाघरों में भी लोगों ने जाकर ईश्वर से नए साल के शुभ होने के लिए प्रार्थना की। गंगा घाट पर विशेष आरती की गई, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो जश्न में डूबा था पूरी रात देश। और उसके बाद नए साल का जो पहला दिन है, पहली सुबह वो भगवान की प्रार्थना के साथ शुरू हुई, ईश्वर को याद करने के साथ शुरू हुई, ताकि आने वाला जो साल है वो पूरी दुनिया के लिए, सभी के लिए, हम सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। तो नया साल नई उम्मीदों के नाम, नई खुशियों के नाम, नई संभावनाओं के नाम और नई उमंगों के नाम। बहुत सारी आशाएं होती हैं जो इंसान पूरा नहीं कर पाता, और नए साल के लिए उसे पूरा करने की पूरी भरसक कोशिश करता है। हर किसी के जहन में यही है कि नया जो आने वाला साल है वो उसके लिए खुशियां लाए, दुनिया के लिए शुभ समाचार लाए, और लोगों के जीवन से जो कष्ट है वो हमेशा के लिए दूर हो। और इसके लिए भगवान पर आस्था विशेष होती है। इसलिए नए दिन की जो शुरुआत है वो ईश्वर की प्रार्थना के साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंदिरों में लोग भारी तादाद में मौजूद हैं। मंदिरों का रुख किया लोगों ने, वहां पर विशेष पूजा अर्चना की। गिरजाघरों में लोग गए और उसके बाद लोगों ने
ईश्वर से नए साल के शुभ होने की कामना की। दुनिया भर में भी नए साल का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल ने दस्तक दी। इस दौरान जबरदस्त आतिशबाजी की गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज हुआ। रंग बिरंगी रोशनी और हैप्पी न्यू ईयर की गूंज के साथ नए साल का जश्न मना। दुनिया के दूसरे शहरों में भी नए साल का पूरे जोश और खरोश के साथ स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रंग बिरंगी तस्वीरें दुनिया के अलग अलग कोनों से आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर कुछ इस अंदाज में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीती रात नए साल का स्वागत उत्तराखंड में भारत चीन सीमा से सटे माती इलाके में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के साथ किया। वो आज चीन सीमा से सटी निलांग घाटी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ हैं। निलांग में ऊंचे पहाड़ों से घिरी आईटीबीपी की अग्रिम सीमा चौकी 11,700 फुट की ऊंचाई पर है। राजनाथ सिंह पुलाम, सुमधा, कोपांग और भैरव घाटी का दौरा करेंगे और आईटीबीपी के जवानों से मिलेंगे। इस दौरान आईटीबीपी के महानिदेशक आर.के. पंचानंदा उनके साथ मौजूद रहेंगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे सेना के जवानों ने, सीएपीएफ के जवानों ने, अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं, लेकिन भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं दिया है। और यहां तक आईटीबीपी का सवाल है और यह जो लोकेशन है, मुझे जानकारी है कि जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर यदि कोई होता है तो हमारा आईटीबीपी का जवान ही होता है। और जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ कैंप में फिदायीन हमले में 5 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया। केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार ने हमले की निंदा की है। साल के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने फिदायीन हमले को अंजाम दिया, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों ने इमारत में छिपे 2 आतंकियों को मार गिराया। हमले के पीछे आतंकी गुट जौशे मोहम्मद का हाथ है। हमारी ट्रुप्स पहले से ही काफी तैयार थे, अलर्ट थे, और जैसे ही वे घुसे, ये हमारी ट्रुप्स की अलर्टनेस का वजह है, जिसके वजह से वो 1 या 2 बिल्डिंग में ही लिमिटेड रह गए और आज ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 फिदाई तो मारा गया। इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 3 जवान घायल हुए हैं। शहीद जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार का कहना है कि आतंकी बौखलाहट में ऐसे हमले कर रहे हैं। पूरी तैयारी हमारी है। सुरक्षा बलों ने काफ़ी हिम्मत से काम किया है, देश की रक्षा की है। स्थानीय लेवल की पुलिस भी अच्छा काम करती है, मदद करती है। हमारे मनोबल कम नहीं हो सकता है और ये मरते रहेंगे, इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम उसकी जो है पूरा जवाब दे रहे हैं, उसको मुंह की खानी पड़ रही है। और साथ साथ डिप्लोमेसी के फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान जैसे एक्सपोज हुआ है और पूरी दुनिया में वो जो है आइसोलेट हुआ है। आने वाले वक्त में अब देखेंगे कि पाकिस्तान को जैसा वो करेगा उसको वैसा ही सबक सिखाया जाएगा। उधर राजौरी और पुंछ जिले से लगी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने रविवार को एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीमा पार से गोलीबारी में 1 जवान शहीद हो गया। ये नौशहरा सेक्टर में एलओसी पे 19 पंजाब के एक जवान जसबीर सिंह की सीज़ फायर वायलेशन में जो है उसकी शहादत हुई है। और सीज़ फायर वायलेशन जो है आज भी वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत हुई है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए भारतीय सैन्य चौकी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाती रही है। इस बार पाकिस्तान ने 881 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इनमें सुरक्षा बलों के जवानों समेत 34 लोगों की जानें गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता, विकास में नई पीढ़ी के योगदान, महिलाओं को बराबरी और गणतंत्र दिवस समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नए साल की मुबारकबाद दी। आप सबको 2018 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी का दिन विशेष है क्योंकि इस दिन कई नौजवान 18 बरस की उम्र पूरा कर नए वोटर बन जाएंगे। 21वीं सदी के वोटर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के ये वोटर न्यू इंडिया का सपना साकार करें। उन्होंने कहा कि हम चिंतन करें कि कैसे उस भारत का निर्माण किया जाए जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है। जो लोग वर्ष 2000 या उसके बाद जन्मे हैं, यानी 21वीं सदी में जिन्होंने जन्म लिया है, वे 1 जनवरी 2018 से एलिजिबल वोटर्स बनना शुरू हो जाएंगे। भारतीय लोकतंत्र 21वीं सदी के वोटर्स का, न्यू इंडिया वोटर्स का स्वागत करता है। 21वीं सदी के वोटर के नाते आप भी गौरव अनुभव करते होंगे। आपका वोट न्यू इंडिया का आधार बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार से पूरी तरह होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस बरस 26 जनवरी को सभी 10 आसियान देशों के नेता बतौर मेहमान शिरकत करेंगे। ये भारत में पहली बार हो रहा है कि इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष एक साथ गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए एक ऐतिहासिक पर्व है, लेकिन इस वर्ष 26 जनवरी 2018 का दिन विशेष रूप से याद रखा जाएगा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी 10 आसियान नेता मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। गणतंत्र दिवस पर इस बार एक नहीं बल्कि 10 मुख्य अतिथि होंगे। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब मुस्लिम महिलाएं पुरुष साथी के बिना अकेले भी हज यात्रा कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 3 तलाक पर समाज की भलाई के लिए कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने जनवरी में पड़ने वाले मकर संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाले लोहड़ी, बिहू और खिचड़ी त्योहार की भी शुभकामनाएं दी। इन त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ ही उन्होंने उन लोगों का भी जिक्र किया जो व्यक्तिगत तौर पर देश में बड़े बदलाव ला रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2018 की ढेरों शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने अटकलों पर विराम लगाते हुए रविवार को चेन्नई में राजनीति में आने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव के पहले वो खुद की पार्टी का गठन करेंगे। चेन्नई में हजारों समर्थकों के बीच उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगले लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने साफ किया कि इस बारे में वे अपना रुख चुनाव की घोषणा के बाद ही साफ करेंगे। रजनीकांत ने कहा कि सब कुछ बदलना होगा और एक ऐसी आध्यात्मिक राजनीति की शुरुआत किए जाने की जरूरत है जिसमें पारदर्शिता हो और किसी जाति या धर्म का कोई रंग नहीं हो। समापन समारोह को संबोधित करते हुए रजनीकांत ने कहा कि समय कम होने के कारण स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाना संभव नहीं है। रजनीकांत ने ऐसे वक्त में ये फैसला किया है जब तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक प्रमुख जयललिता की मौत और द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि के पार्टी कामकाज से अलग होने के बाद राजनीतिक उथल पुथल का सामना राज्य कर रहा है। இது காலத்தின் கட்டாயம். வரப்போற சட்டமன்ற தேர்தலில் நான் தனி கட்சி ஆரம்பித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் 234 தொகுதிகளையும்। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।
स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम सरोकार में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराने के मुद्दे पर। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएंगे तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा पैसे की बचत होगी। This would be great because we'll just spend time and the ministers will spend time in the progress of the nation and not in just getting elections done and winning. देश में चुनाव का एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए। ये देश के विकास के लिए, गवर्नेंस के लिए और राजनीति के लिए, तीनों के लिए आवश्यक है। पंचायत हो, जिला परिषद हो या विधानसभा का हो, ये स्टेट रिलेटेड है। ये तीनों साइमल्टेनियस हो सकते। इसमें निश्चित रूप से जो छोटे नहीं बल्कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके लिए ये घाटे का सौदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि एनआरसी का पहला ड्राफ्ट रविवार को जारी कर दिया गया। इसमें असम के 3 करोड़ 29 लाख लोगों में से 1 करोड़ 90 लाख लोगों को जगह दी गई, जिन्हें कानूनी रूप से भारत का नागरिक माना गया है। बाकी नामों को लेकर विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैलेश ने इस बात की जानकारी दी। शैलेश ने कहा है कि ये पहला ड्राफ्ट है। इसमें 1 करोड़ 90 लाख लोगों के नाम हैं जिनका वेरिफिकेशन हो गया है। जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही दूसरा ड्राफ्ट लाएंगे। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने कहा कि जिन लोगों का नाम पहली लिस्ट में नहीं है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि नामों का वेरिफिकेशन एक लंबी प्रक्रिया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। स्टेट कोऑर्डिनेटर हजेला ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को साल 2018 में पूरा कर लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया मई 2015 में शुरू हुई थी, जिसमें पूरे असम के 68,27,000 परिवारों से 6 करोड़ 50 लाख दस्तावेज आए थे। असम में बांग्लादेश से नागरिक आते रहे हैं। मौजूदा प्रक्रिया साल 2005 में कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुई थी और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इसमें तेजी आई। इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रही सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था। NRC were invited in the Assam in year 2015. The last date was 31st August 2015. Whereafter it has been a huge task for all of us. There were total number of 3.29 applicants. There were nearly 6 crore documents which needed to be verified. We have made substantial progress. Still there are many verifications which are ongoing. A lot of work needs to be done, and I'm sure with the cooperation that we have got from all sections of society, all organizations, all people of Assam, I will wish that this cooperation will be coming forth in the months to come, and we will be able to complete the task of entire NRC in the year which is going to happen in few minutes from now. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश में प्रभावी स्वास्थ्य मॉडल की जरूरत है। उपराष्ट्रपति कल कोलकाता में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के 11वें वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली की चुनौतियों का सामना करने के लिए देश को एक प्रभावी स्वास्थ्य मॉडल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आम लोग जरूरत पड़ने पर अपना चिकित्सा बिल पूरा चुकाने में असमर्थ हैं। ऐसे में देश को एक ऐसे राजस्व मॉडल की जरूरत है जिसमें गरीब पर इलाज का बेवजह भार न पड़े। If you have wealth, there is no guarantee you will get health. But if you have health, you can acquire wealth afterwards. So that much is the importance of the health. And in a country like India, where there are economic disparities, where you have 130 crore population, still growing, we must all focus more on this service. The medical service are the need of the hour. India is still lagging behind in spite of lot of medical advancement that has come.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच नहीं है। ऐसे में निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च उठाना हरेक के बस की बात नहीं है। उन्होंने इलाज को सस्ता बनाने के लिए चिकित्सा उपकरणों की लागत कम करने पर भी जोर दिया। Making healthcare affordable to Indian masses is the most pressing need, and there cannot be two opinions on this. Bodies like API must help in promoting the use of telemedicine in remote areas which lack access to healthcare facilities. Telemedicine can be used effectively in radiology, cardiology, oncology, and dermatology, and a few other areas. It will help in reducing unnecessary visits to the hospitals for consultation with specialists and avoiding long distance travel. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी कोशिशें होनी चाहिए कि मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों पर इलाज का ज्यादा वित्तीय बोझ ना पड़े। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए सरकार और चिकित्सकों समेत स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों से आगे आने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि गरीबों की मदद करना भगवान की सेवा के बराबर है और ये हमें आत्मसंतुष्टि देती है। रविवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने लोगों से गरीबों की सेवा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो देश और समाज की बेहतरी के लिए काम करे। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए लोगों को नए साल में ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प लेना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की बेहतरी के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने विजयवाड़ा में दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। Worshipping God in living beings through service అంటే మానవ సేవ మాధవ సేవని ప్రతి మనిషిలోనూ ఉన్న జీవాత్మలతో కూడికే పరమాత్మగా స్వామి వివేకానంద గారు బలమైన సంకేతాన్ని ఇచ్చాడు. మనం గుడిలో, చర్చిలో, మసీదులో, గురుద్వారాలో దైవారాధన చేస్తాం. దేవుడిని ప్రార్థిస్తాం, రాముడిని, కృష్ణుడిని, వినాయకుడిని, సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని, ఇంకో దేవుడిని, లేకపోతే యేసుక్రీస్తుని ప్రార్థించుకుంటాం, లేకపోతే అల్లాహ్ను ప్రార్థించుకుంటాం. ఈ అనారోగ్యంగా ఉన్న వారికి వైద్యం చేస్తే, వసతులు లేని వారికి విద్యను అందిస్తే, ఆపదలో ఉన్న వారికి ఆదుకోవడం చేస్తే అది సమాజ రూపంలో చేసే ఆధ్యాత్మిక సేవ అని కూడా ఆయన చెప్పాడు. ఇట్ ఇస్ స్పిరిచువల్ సర్వీస్. और अब मौसम की खबर। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर पारा 0 से भी नीचे चला गया। श्रीनगर में पारा -3.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं लेह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 0 से 15.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। लद्दाख में भी तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और दक्षिणी कश्मीर के काजीगुड़ में भी पारा गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इधर हिमाचल प्रदेश में भी जारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। काइलोंग में तापमान 0 से 9.6 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। सोलन में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि शिमला में 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाकों से हो रही बर्फबारी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। पारा गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सबसे कम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी में भी पारा गिरने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और राजधानी दिल्ली में नए साल की पहली सुबह कोहरे से लिपटी रही। नए साल के पहले दिन दिल्ली एनसीआर में सुबह घने कोहरे के साथ हुई। दिल्ली की सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ धुंध और कोहरा दिखाई दिया। साल के पहले दिन आज सुबह सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन दिखाई दिए। कोहरे का आलम ये रहा कि सड़कों पर वाहन रेंगते दिखाई दिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर रही। दिल्ली और आसपास में कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से ज़्यादातर इंटरनेशनल और घरेलू उड़ानों के समय में बदलाव करना पड़ा है। वहीं रेल यातायात की बात करें तो कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 56 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। करीब 15 ट्रेनें रद्द की गई हैं। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित करने के बाद फिलिस्तीन ने अमेरिका से अपने राजदूत को वापस बुलाने का ऐलान किया है। फिलिस्तीन की सरकारी समाचार एजेंसी वफा ने यह खबर दी है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने वाशिंगटन में पीएलओ के राजदूत हसन जोमलोट को वापस बुलाने का फैसला किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 दिसंबर को यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित किया था, जिसके बाद फिलिस्तीन में हफ्तों तक अशांति रही थी। और ईरान में महंगाई को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन जो है वो 4 दिन से जारी है। इन प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति रूहानी ने पहली बार बयान जारी कर कहा है कि तोड़फोड़ करने और शांति भंग करने जैसी हरकतें सरकार हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। राष्ट्रपति रूहानी ने भी कहा कि ईरान के लोगों को विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हिंसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। रूहानी ने यह भी कहा कि ईरान आज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जिम्मेदार हैं। ملت هوشیار و بیدار ایران که همواره به خوبی شرایط حساس کشور، منطقه و جهانی رو درک میکنن و بر مبنای مصالح ملی خودشون همواره تصمیم میگیرن. और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भारत समेत दुनिया भर में नए साल का आगाज आतिशबाजी से रोशन रही रात। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ ट्रेनिंग कैंप पर आत्मघाती हमला। मुठभेड़ में 5 जवान शहीद, 3 आतंकी ढेर। नौशेरा और पुंछ में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में 1 जवान शहीद। प्रधानमंत्री की युवाओं से नए भारत के निर्माण की अपील। 2017 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में संबोधन। नियमों में बदलाव के बाद मुस्लिम महिलाएं बिना किसी पुरुष अभिभावक के जा सकेंगी हज पर। असम सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का पहला मसौदा जारी किया। 1 करोड़ 90 लाख आवेदकों के नाम शामिल। बांग्लादेश से घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर कदम। और फिलिस्तीन ने अमेरिका से वापस बुलाया अपना राजदूत। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता के मद्देनजर उठाया कदम। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी प्रस्ताव खारिज होने के बाद के कदमों पर विचार।